सो आज की क्लास में कैपेसिटर होने वाला है। प्रैक्टिस पेपर सबको भेज दिया है मैंने, एक बार देख लो ग्रुप में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। सो कैपेसिटर के अंदर ये सारे टॉपिक्स जो थे, ये सारे टॉपिक्स हुए थे। सबसे पहले कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। सो कैपेसिटेंस का मतलब सबको पता है, कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। जितनी भी कैपेसिटी होती है किसी भी कंडक्टर की, उसी को उसका कैपेसिटेंस बोला जाता है। और उसकी प्रॉपर्टीज, तो ये जो कैपेसिटेंस है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये फैक्टर पे डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर पे, और उसके बाद मीडियम पे, किस मीडियम में उसको रखा गया है। उसके बाद एरिया पे, वही शेप एंड साइज के अंदर आ गया बेसिकली। सो इन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। ये चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता और ये पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्यू और वी का फैक्टर नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, एक टाइप से बोला जाए तो। ठीक है। सो सबसे पहले इसमें आइसोलेटेड कंडक्टर का हम लोगों ने निकाला था कैपेसिटेंस। आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब ये है कि एक कंडक्टर कहीं पे रखा हुआ है और दूसरा कंडक्टर इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी पे जब वो दूसरा वाला कंडक्टर है तो ये कंडक्टर को एक आइसोलेटेड कंडक्टर मान सकते हैं। सो निकालने का तरीका यही था। उस कंडक्टर को चार्ज क्यू दे दो, उस कंडक्टर का पोटेंशियल निकालो और क्यू अपॉन वी कर दो। ठीक है। और उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिलती थी हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर, या क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ये आइसोलेटेड कंडक्टर के बारे में था। सो इसमें भी हम लोगों ने फिर शेयरिंग ऑफ चार्जेस देखा था कैपेसिटेंस के टर्म्स में। शेयरिंग ऑफ चार्जेस वहां पे भी आया था तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर। तो फंडा यहाँ पे भी वही है, दो कंडक्टर को अगर जोड़ोगे तो चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। चार्ज फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा जिस समय दोनों का पोटेंशियल जो होगा वो बराबर होगा। तो इसमें कैपेसिटेंस के टर्म्स में फॉर्मूलेज जो आए थे वो तुमको यहाँ पे याद रखना है। C बाई C1 प्लस C2 इंटू क्यू, Q1 की वैल्यू वैसे Q2 की वैल्यू। यहाँ पे चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस आता है, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उस पर चार्ज ज्यादा स्टोर होगा। इस शेयरिंग ऑफ चार्जेस में ये तुम्हें देखने को मिला था बेसिकली। फिर उसके बाद इसी आइसोलेटेड कंडक्टर में जो दूसरा वाला कंडक्टर इन्फिनिटी पे था, अगर उसको खींच के उसके सामने ले आओगे, मतलब दो कंडक्टर अब आमने सामने हैं, तो इस सेटअप को हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर में दो कंडक्टर आते हैं जो एक दूसरे के सामने होते हैं। फिर उसमें जो एग्जांपल्स बेसिकली हम लोगों ने देखा था वो था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स, स्फेरिकल कैपेसिटर्स। ये तीन टाइप के कैपेसिटर्स थे, लेकिन चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, दो प्लेट्स एक दूसरे के सामने पैरेलली रखे गए हैं इस टाइप से। एक प्लेट ऐसे एक प्लेट ऐसे, तो ये कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे इसका कोई कैपेसिटेंस देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे तुमको इसका कैपेसिटेंस देखने को मिलेगा। सो इसमें भी हम लोगों ने कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन किया था सेम उसी तरीके से। एक पे चार्ज क्यू दिया, एक पे चार्ज माइनस क्यू दिया, और पोटेंशियल डिफरेंस से उसको डिवाइड किया, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू निकल के आ गई। प्रॉपर्टी पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी, उसके बाद फोर्स ऑन प्लेट्स निकाला था। ये सारी चीजें यहाँ पे देखी थी। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे भी इस तरीके से है। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, सीरीज कनेक्शन में कैसा बिहेव करता है वो, और पैरेलल कनेक्शन में कैसा बिहेव करता है। तो ये बताओ, अगर कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा जाए तो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? 1/C1 प्लस 1/C2। रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला फॉर्मूला चलता है। और अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो रेजिस्टेंस का सीरीज वाला फॉर्मूला चलेगा। सीरीज कैपेसिटर्स में सेम चार्ज एंटर करता है दोनों पे, और पैरेलल वाले में सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों पे। ठीक है। तो उसके हेल्प से तुम Q1 Q2 है या V1 V2 दोनों बता सकते हो इसमें। और यहां पे कॉम्बिनेशन जो है व्हीट स्टोन ब्रिज को भी फॉलो करता है। जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज जो करंट में होता है, R1 इंटू R2 इक्वल टू R3 इंटू R4, तो बीच वाले में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, C1 इंटू C2 इक्वल टू C3 इंटू C4 होगा, तो बीच वाले में कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो वो लाइक प्रॉपर्टी यहाँ पे भी होगी। उसके बाद सिमिट्री वाला जो चीज था,
जो रेस्ट करंट में बेसिकली देखा था वो सिमिट्री वाली चीज यहाँ पे भी फॉलो होगा। सिमिट्री सर्किट जो बेसिकली हम लोगों ने देखा था वो सिमिट्री सर्किट्स यहाँ पे भी आएगा। फिर उसके बाद चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स देखा था हम लोगों ने, सबसे पहले आइडियल केस देखा था, उसके बाद रेजिस्टेंस के हेल्प से देखा था, फिर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखा था। चार्ज करने के बाद अगर रेजिस्टेंस से जोड़ दोगे उसको तो डिस्चार्ज होने लगेगा। दोनों में हम लोगों ने टाइम कांस्टेंट, हीट लॉस और क्यू का एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें देखी थी। तो टाइम कांस्टेंट निकालने का शॉर्ट ट्रिक भी बताया था तुम्हें। अगर सिंगल कैपेसिटर है तो बैटरी को शॉर्ट कर दो और कैपेसिटर के क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकाल लो, तो जो तुम्हारा टाइम कांस्टेंट होता है वो आर इक्विवेलेंट इंटू फिर सी हो जाता है। ये शॉर्ट ट्रिक सिर्फ और सिर्फ सिंगल कैपेसिटर के लिए वैलिड है, मल्टीपल कैपेसिटर के लिए वैलिड नहीं है। मल्टीपल कैपेसिटर में फिर केवीएल केसीएल से लगा करके तुमको आगे जाना होगा, लेकिन सिंगल कैपेसिटर है तो टाइम कांस्टेंट ऐसे निकाला जा सकता है। टाइम कांस्टेंट का इंपॉर्टेंस क्या है सर्किट में? टाइम कांस्टेंट का इंपॉर्टेंस क्या है सर्किट में, क्या होता है इस पे? 67% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है किसी भी कैपेसिटर पे। 67% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू अगर आ जाए अपने मैक्सिमम के रिस्पेक्ट में, तो वो जो टाइम है उसी टाइम को हम लोग टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। हाँ 63%, हाँ 63% होता है, उसी टाइम को हम लोग टाइम कांस्टेंट बेसिकली बोलते हैं। सो ये टाइम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन था। उसके बाद हीट लॉस, हीट लॉस निकालने के लिए इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी कर दो डिस्चार्जिंग के केस में, और चार्जिंग के केस में वर्क डन बाय बैटरी माइनस चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इस तरीके से हीट लॉस का कैलकुलेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा पहला पार्ट था प्लेन कैपेसिटर से रिलेटेड। बहुत सारी चीजें यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट से मैच कर रही थी, तो वो चीजें जो है यहाँ पे थी। दूसरा जो पार्ट था कैपेसिटर का वो था डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर। सो डाइलेक्ट्रिक्स एक टाइप का इंसुलेटर होता है, ये कंडक्टर नहीं होता, इंसुलेटर होता है, प्रॉपर इंसुलेटर। तो इंसुलेटर को अगर तुम कैपेसिटर के अंदर डालते हो तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है अगर फुल में पूरा फुल डाला जाए। ये कैपेसिटर है और यहाँ पे तुमने एक डाइलेक्ट्रिक पूरे भर दिया इसमें, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो इसकी कैपेसिटेंस के सी नॉट हो जाती है। और अगर मान लो तुमने पूरा ना भर करके थोड़ा बहुत ही भरा है, जैसे मान लो इतना ही भरा है, तो इसको सॉल्व करने का मैंने ट्रिक बताया था कि एक कैपेसिटर इससे बनाओ, एक कैपेसिटर इससे बनाओ, एक कैपेसिटर इससे बनाओ, और ये तीनों सीरीज में ले लो। C1 C2 C3 से C इक्विवेलेंट आ जाएगा। अगर मान लो ऐसे भरा गया है, ऐसे भरा गया है, अब ये C1 ले लो, ये C2 ले लो, ये C3 ले लो, अब ये तीनों पैरेलल में आ जाएगा, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगा। ये ट्रिक से हम लोगों ने कैपेसिटेंस निकाला था, तो वो जो है यहाँ पे वैलिड होगा। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे k टाइम्स कम हो जाती है डाइलेक्ट्रिक के अंदर। जो भी इस कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था, दैट इज Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, वो अब k टाइम्स घट जाता है, जिसकी वजह से हम इंडक्शन चार्ज भी निकाल पाते हैं। Q इंड्यूस जो है वो Q इंटू 1 माइनस 1 बाई के कैलकुलेट कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें जो थी ये हमने देखा था, फोर्स वगैरह, फिर एनर्जी वगैरह, ये सारी चीजें फिर आई थी यहाँ पे। इसमें एक चीज और है जो यूजुअली मिस हो जाती है, वो चीज ये है कि अगर मैं इन दोनों प्लेट्स के बीच में फोर्स कैलकुलेट करूं, तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक में जो फोर्स आता था, क्या वो फोर्स इस फोर्स के बराबर होगा कि अलग होगा? जैसे मान लो डाइलेक्ट्रिक जब मैंने नहीं डाला था तो इन प्लेट्स के बीच में कुछ फोर्स आया था, दैट इज Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। इस केस में भी कुछ ना कुछ फोर्स आएगा, तो ये फोर्स उस फोर्स के बराबर होगा कि अलग होगा? बराबर होगा। उस केस में जो फोर्स आ रहा था एग्जैक्टली वही फोर्स यहां पे भी आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये 100% फिल नहीं हो पाता है। ये जो डाइलेक्ट्रिक है यहां पर और यहां पे हल्का सा गैप छोड़ देता है, गैप छोड़ने की वजह से यहां पे हवा है, तो हवा है इसका मतलब ये प्लेट्स अभी भी हवा में है, तो इसकी वजह से इस पे जो फील्ड होगा वो एयर वाला ही होगा, उसमें के का फैक्टर नहीं आएगा फिर, इसलिए फोर्स नहीं बदलता। इंड्यूस होता है तो जो प्लस क्यू है और माइनस क्यू है दोनों कैंसल आउट हो जाता है, वो तो इंडक्शन है ना,
इस पॉइंट पर अगर मान लो तुम फील्ड निकाल रहे हो इस पॉइंट पर, तो ये एक इन्फिनिटी सीट है इस पॉइंट के लिए, और ये भी एक इन्फिनिटी सीट है, तो इसकी वजह से क्यू बाई टू है एप्सल नॉट, इसकी वजह से माइनस क्यू बाई टू है एप्सल नॉट, कट गया वो, इस वजह से ये फोर्स नहीं बदलता। तो ये पॉइंट यूजुअली मिस हो जाता है, इस पॉइंट को हाईलाइट करके रखना कि डाइलेक्ट्रिक जब भी फिल होती है तो बीच में गैप रह जाता है। वैसे ही अगर मान लो मैं एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक भरूंगा, 2 डाइलेक्ट्रिक भर दूं, 3 डाइलेक्ट्रिक भर दूं, तो हर डाइलेक्ट्रिक के बीच में भी थोड़ा थोड़ा गैप रहता है, फीलिंग 100% नहीं होती है कभी भी। तो अगर तुमसे ये सब सवाल अगर पूछा जाए कि 2 डाइलेक्ट्रिक के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, तो हवा वाला फोर्स लगाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। सो ये सारा पॉइंट था डाइलेक्ट्रिक के केस के लिए। फिर फोर्स निकाला था हमने डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर, 2 केसेस हमने लिए थे। एक था कांस्टेंट चार्ज वाला केस, मतलब ऐसे ही आइसोलेटेड कैपेसिटर था, उसमें हम लोगों ने डाला था उसको, तो वहां पे फोर्स कैलकुलेशन किया था। और दूसरा वाला केस जो था वो कांस्टेंट वोल्टेज वाला केस था, कैपेसिटर को जब हमने बैटरी से जोड़ करके निकाला था तब। तो दोनों केसेस में फोर्सेस का कैलकुलेशन आया था, हमने सी इक्विवेलेंट निकाला था एक्स मान करके, फिर सी इक्विवेलेंट के बाद उसको डिफरेंशिएट किया था फोर्स निकालने के लिए, तो वो सारी चीजें यहाँ पे। तो फोर्स का रीजन क्या होता है वैसे, डाइलेक्ट्रिक्स पे फोर्स क्यों लगता है जब हम उसको डालते हैं, तो जब उसको एंट्री कराते हैं तो उस पर फोर्स क्यों लगता है, कुछ इफेक्ट होता है वहां पे, क्या बोलते हैं उसको, फ्रिंजिंग इफेक्ट बोलते हैं, फ्रिंजिंग इफेक्ट होता है। जो कैपेसिटर के एंड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कर्व होता है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। ये अगर कैपेसिटर है तो अगर एंड पॉइंट पे जो फील्ड है वो ऐसे अगर होना चाहिए था, तो ये ऐसे नहीं होता है, थोड़ा सा कर्व होता है। कर्व होने का रीजन है चार्ज का लीक होना, इस एजेस से चार्ज लीक होते रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व हो जाता है। इस कर्व होने की वजह से इस पे एक अंदर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था उधर। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट देखा था, एक अलग टाइप का कॉम्बिनेशन देखा था हमने। जैसे मान लो अगर ऐसे करके बहुत सारे प्लेट्स अगर लगाए हुए हैं, तो इसमें हम लोग सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि नंबरिंग कर लेना, नंबरिंग करने के बाद फिर हर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में एक एक कैपेसिटर बनाते चले जाना, फिर जो आना होगा वो आ जाएगा। तो वो वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे बेसिकली देखा था हमने। और लास्ट में स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का वैल्यू वो भी कैलकुलेट किया था हमने। प्रोसेस वैसा ही है, एक को चार्ज प्लस क्यू दो, एक को चार्ज माइनस क्यू दो। सिलिंड्रिकल वाले में एक अंदर वाले को प्लस लैम्डा, बाहर वाले को माइनस लैम्डा, और चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस करो, उससे दोनों के दोनों कैपेसिटेंस निकाले जा सकते हैं। सो ओवरऑल ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था जो हमने डिस्कस किया था। तो कहीं पे भी कुछ डाउट है तो बताओ, कोई भी पोर्शन में। हाँ, अलग अलग चार्ज लोगे तो फिर इंडक्शन होगा उन दोनों के बीच में। जैसे मान लो अगर तुमने यहाँ पे चार्ज ले लिया Q1 और Q2, तो इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था कि यहाँ पे Q1 प्लस क्यू टू बाई टू आ जाता है, यहाँ पे Q1 प्लस क्यू टू बाई टू आ जाता है, बाकी बचा हुआ इधर और इधर आ जाता है। तो जो कैपेसिटेंस आती है वो इन चार्जेस की वजह से फिर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अलग अलग एरिया अगर है, अलग अलग एरिया है, तो जो एक्स्ट्रा वाला एरिया होगा उसको हम इग्नोर कर देंगे। मतलब अगर मान लो एक बड़ा प्लेट है, एक छोटा प्लेट है, तो इसके इस एरिया से रिलेटेड जो कैपेसिटेंस आएगा बस उसी को कंसिडर करेंगे। जो ये वाला एरिया है इस वाले एरिया को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। ठीक है, और कोई डाउट है इसमें। ठीक है, तो एकलव्य में भी एक बार ये रिवीजन हो ही चुका था, तो क्वेश्चंस पे ही अब जाते हैं सीधे। करो क्वेश्चन 1 to 10। कैपेसिटेंस है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन एक्स, किसी भी जनरल डिस्टेंस एक्स पे, इसको डिफरेंशिएट करो तो डीसी बाई डी टी, क्या ये ए एप्सिलॉन नॉट 1/x का डिफरेंशिएशन, 1/x मतलब x रेज टू पावर -1 का डिफरेंशिएशन, -1x -1 पावर रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब डिस्टेंस d है तो dc बाई dt किसके प्रोपोर्शनल है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2
हो गया। सो चार्ज जो है वो अल्फा टी प्लस क्यू नॉट के हिसाब से है, और v वर्सेस t प्लॉट देखना है अपने को। तो क्या ये पोटेंशियल q बाई सी होता है? तो ये हो जाएगा अल्फा टी प्लस क्यू नॉट अपॉन सी। कैपेसिटेंस तो चार्ज और वोल्टेज दोनों पे डिपेंड नहीं करता, मतलब कैपेसिटेंस कांस्टेंट है। तो क्या ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y है तुम्हारा v और x है तुम्हारा t, बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो स्ट्रेट लाइन कौन सा दिख रहा है यहाँ पे और जो इंक्रीज हो रहा है? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। टू बाई डी, तुम आंसर क्यों भिड़ा रहे हो, तुम क्वेश्चन सॉल्व करो। सो इन दोनों का कैपेसिटेंस चाहिए, दो कैपेसिटर से कैपेसिटेंस चाहिए, एक पे प्लस क्यू दे दो एक पे माइनस क्यू दे दो। तो इसका जो पोटेंशियल है, इसका पहले वाले का V1, क्या वो के क्यू बाई ए अपनी की वजह से और दूसरे वाले की वजह से माइनस के क्यू बाई डी हो गया ना? ये डिस्टेंस d है तो इसकी वजह से पोटेंशियल ये हो गया, और दूसरे वाले का पोटेंशियल खुद की वजह से माइनस के क्यू बाई बी और उसकी वजह से प्लस के क्यू बाई डी। ठीक है, V1 माइनस वी टू कर दो, Q बाई V1 माइनस वी टू, तो तुम्हारा A माइनस ए और B ए प्लस प्लस हो जाएगा, और ये दोनों माइनस माइनस, तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी माइनस 2 बाई डी, ऐसा कुछ फैक्टर आ जाएगा। मतलब करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहां पे हम ये कर क्यों पा रहे हैं? अब सवाल ये है कि ऐसा हम कर क्यों पा रहे हैं? कर इस वजह से पा रहे हैं क्योंकि डी की वैल्यू काफी ज्यादा है ए और बी से, तो ए और बी को हम लोग पॉइंट चार्जेस मान सकते हैं, मतलब इस वाले प्लेट को और इस वाले प्लेट को। तो वो अप्रोक्सीमेशन रखते हुए हम ये के क्यू बाई डी और ये के क्यू बाई डी यूज कर सकते हैं, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में कि कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी नॉट इज चार्ज टू अ वोल्टेज वी नॉट एंड देन आइसोलेटेड। ठीक है, तो एक कैपेसिटर को सी नॉट वी नॉट तक चार्ज कर दिया और आइसोलेट कर दिया। एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर सी इज देन चार्ज्ड फ्रॉम सी नॉट, डिसचार्ज्ड एंड चार्ज्ड अगेन। अब इन्होंने क्या किया, इस कैपेसिटर को इससे कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कनेक्ट होने के बाद चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद इसको फिर से हटा दिया, हटाने के बाद उसको डिस्चार्ज करके फिर से जोड़ दिया। तो मतलब इसका मतलब चार्जिंग बार बार करवाया जा रहा है इस सी का, ऐसे n टाइम्स किया गया। सो ड्यू टू दिस पोटेंशियल ऑफ सी नॉट इज डिक्रीज टू v। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? तो सबसे पहले ये था सी नॉट और यहां पे लगाया c, यहां पे इसका चार्ज था सी नॉट वी नॉट और इसका चार्ज था 0। तो पहले में बताओ, पहले में कितना चार्ज इधर फ्लो होगा इस वाले पे, या इस वाले पे कितना बचेगा? शेयरिंग ऑफ चार्जेस वाला फॉर्मूला लगाओ, तो Q1 की वैल्यू कितनी आएगी? क्या वो सी नॉट बाई सी प्लस सी नॉट इंटू क्यू आएगा पहले शेयरिंग के बाद? पहले शेयरिंग के बाद इतना आएगा, इसको हटा दिया, डिस्चार्ज करके फिर से लगाया, तो दूसरी शेयरिंग में जब आएगा ये, तो दूसरी शेयरिंग में Q1 डैश, Q1 डैश के लिए ये नया Q बन गया, Q1 डैश के लिए ये नया Q बन गया ना, तो फिर से फॉर्मूला लगाओगे
तो इस पे बचेगा सी नॉट बाई सी प्लस सी नॉट इंटू Q1 दूसरी बार शेयरिंग के बाद। तो हर बार देख रहे हो सी नॉट बाई सी प्लस सी नॉट का फैक्टर बस बढ़ रहा है, तो n टाइम्स के बाद कितना चार्ज इस पे बचेगा? Q1 कितना होगा? क्या वो सी नॉट बाई सी प्लस सी नॉट रेस टू पावर n इंटू सी नॉट वी नॉट हो जाएगा? यही होगा ना n टाइम्स के बाद। इस चार्ज से रिलेटेड पोटेंशियल V दे रखा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये सी नॉट इंटू वी के बराबर है। यहां से C कैलकुलेट कर लो, यहां से C कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करने के लिए इसको उल्टा कर दो और सी नॉट से डिवाइड कर लो पहले। तो देखो यहां सी नॉट और सी नॉट कट गया, ठीक है, और इसको उल्टा कर रहे हैं अपन, तो C प्लस सी नॉट बाई सी नॉट रेस्ट पावर n इज इक्वल टू वी नॉट बाई वी। n को उधर भेज दो और यहां पे डिवाइड कर दो इन दोनों को, तो यहां पे डिवाइड करोगे तो ये फैक्टर आएगा C बाई सी नॉट प्लस 1 इज इक्वल टू वी नॉट बाई वी रेस्ट पावर 1 बाई 1 रेस्ट पावर 1 बाई n, प्लस 1 को उधर भेज दो और सी नॉट को ऊपर भेज दो, C की वैल्यू आ जाएगी इधर से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। सो ये होगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना था। आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। क्वेश्चन नंबर 5, तो कैपेसिटर t इक्वल टू 0 पे कैसा बिहेवियर शो करता है? एज अ वायर, और t इक्वल टू इंफिनिटी पे सर्किट ब्रेकर। तो t इक्वल टू 0 पे क्या ये वायर बन गया? ये भी वायर बन गया, तो ये वायर बन गया, तो R2 और R3 शॉर्ट हो गया। शॉर्ट हो गया ना, तो करंट कितना फ्लो होगा? E बाई R1, E बाई R1। फिर ये हो गया तुम्हारा t इक्वल टू 0 का केस। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे सर्किट तोड़ देगा ये, जहां पे भी होगा, तो ये टूट गया और ये टूट गया, तो क्या करंट अब इधर से निकलेगा? R1 और R3 से। तो करंट कितना हो जाएगा फिर? E बाई R1 प्लस R3। ऑप्शन ए करेक्ट। हाँ, तब तीनों पैरेलल में हो जाता, फिर तब तीनों पैरेलल में हो जाता, फिर वो तुम्हारा आई थिंक ये वाला आ जाता, डी वाला ऑप्शन। नहीं नहीं नहीं, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता तब, ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये हो गया, ये हो गया, या बताना है? बताओ। शेयरिंग ऑफ चार्जेस का ही केस है, एक बार सेम पोलैरिटी में, एक बार अपोजिट पोलैरिटी में। सेम पोलैरिटी में V1 प्लस V2 लगाओगे, मतलब जहां पे Q है Q1 प्लस Q2, और जहां पे तुम्हारा अपोजिट पोलैरिटी होगा वहां पे Q1 माइनस Q2 हो जाएगा, बस वो। बताओ, बताना है कि हो गया? ये डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर सवाल है ये। फिर दूसरा वाले में पूछा गया कि हीट लॉस कितना होगा, तो चेंज इन एनर्जी से निकाल लो, या इसका रेडीमेड फॉर्मूला भी बताया था, हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर। V1 एंड V2 आर विथ साइन, साइन का मतलब सेम पोलैरिटी है तो दोनों पॉजिटिव होंगे, अपोजिट पोलैरिटी में होंगे तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा। अपोजिट पोलैरिटी में हीट लॉस ज्यादा होगा, सेम पोलैरिटी में हीट लॉस कम होगा। ये फॉर्मूला बताया था उधर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये हो गया। So capacitor is initially uncharged. The current through PQ just after closing the switch. तो just after closing the switch में क्या ये तुम्हारा वायर बन गया? तो ये वायर बन गया, ये भी वायर बन गया, तो ये पूरा शॉर्ट हो गया, ये पूरा पूरा एक ही पोटेंशियल पे आ गया। अब ये जब एक पोटेंशियल पे आ गया और ये तीनों जो एक ही पोटेंशियल पे है, देखो नीचे वाले तीनों, ये 6 ओम, ये 5 ओम और 6 ओम, ये भी एक ही पोटेंशियल पे है, तो करंट फ्लो होना चाहिए। पोटेंशियल अगर है मान लो ये V और ये है कुछ V1, तो करंट फ्लो होना चाहिए इसमें, लेकिन वो करंट जाएगा कहां? यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, अब आगे कहां जाएगा? नहीं जा सकता, करंट का रास्ता चाहिए ना फ्लो होने के लिए, तो नहीं जा सकता, तो बहेगा ही नहीं, तो बहेगा ही नहीं मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होगा। यहां पे ऐसा टाइप सिचुएशन कुछ बन रहा है कि एक पोटेंशियल है और उसके ऊपर 3 रजिस्टर, बस यही डेडलाइन यहीं पे है तुम्हारा, मतलब डेड एंड, अब इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब जब आगे कुछ है ही नहीं तो फिर करंट ही नहीं फ्लो होगा। सो ये कॉन्सेप्ट है तुम्हारा इसमें, इसलिए आंसर 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, पहला वाला तो इक्विवेलेंट निकालना है, पहला वाला तो हो गया, दूसरा वाला बताओ, सेकंड और थर्ड पार्ट। ये हो गया। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 900 है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर नियरेस्ट टू पॉइंट ए एंड बी, तो सी इक्विवेलेंट निकाल चुके हो, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो टोटल चार्ज निकल गया सर्किट में, तो क्या टोटल चार्ज ही यहां से स्टार्ट होगा फ्लो होना? जो यहां सर्किट में एंटर करेगा ये टोटल चार्ज ही जाएगा ना, यहां से जाने के बाद ना फिर डिवाइड होगा, लेकिन इनिशियली तो सेम ही रहेगा, और यहां जो एग्जिट मारेगा वो भी सेम ही रहेगा, तो कितना आएगा चार्ज? वी अपॉन सी इक्विवेलेंट, V इंटू सी इक्विवेलेंट, CV, तो 900 माइक्रोकूलम। अब लास्ट पार्ट में भी सेम वही 900 वोल्ट है, बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D इज, अब C एंड D है, अब यहां पे तुमको चार्ज डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये वाला इक्विवेलेंट निकाल लो, तो ये और ये पार्ट पैरेलल में आ गया, तो जो Q एंटर होगा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ये वाला जो होगा तुम्हारा कितना आ रहा है, ये टोटल ये हो गया 1 1 प्लस 1 1 प्लस 2 3, तो ये भी 1 1 1 और 2, मतलब 1/3 पोर्शन इसमें एंटर करेगा, मतलब यहां पे जो है 300 माइक्रोकूलम जाएगा और 200 वाला इधर से निकल जाएगा। अब 300 वाला जब गया इसके अंदर, 300 वाला जब गया तो आगे जो होगा, अब इस वाले को देखो, सिर्फ ये 1 है और ये 2 है, मतलब 1/3 और आगे गया, मतलब इस पोर्शन में 100 माइक्रोकूलम जाएगा, तो 100 यहां पे है और 200 यहां पे है, C2 की वैल्यू पता है तुम्हें, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा यहां पे, Q इज इक्वल टू CV से, यहां पे 200 जा रहा है ना, तो 200 और C2 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड, कितना आ गया पोटेंशियल डिफरेंस? 100 आ जाएगा ना, V इज इक्वल टू Q बाई C 100, तो ऐसे सॉल्व करना है इसको। करंट में उल्टा होता है, करंट में रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसमें कम रेजिस्टेंस उसमें ज्यादा करंट, जिसमें ज्यादा करंट उसमें, जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस उसमें कम करंट, लेकिन यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिवीजन, इसलिए सब फटाफट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट ये वाला हो गया, ये कौन सा है 10th,
9th। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। P और Q में तुमसे पूछा गया है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है E, ये यहां इस पार्ट पे भी है और इस पार्ट पे भी है, दोनों पार्ट पे है ना E। तो यहां का Q और यहां का Q निकल गया, यहां का Q1 और यहां का Q2 निकल गया, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। तो अगर मैं इसको जीरो मान लूं, इधर पॉजिटिविटी है, तो E अगर इसको मान लूं तो ये जीरो पोटेंशियल पे, ये अगर जीरो पे होगा तो ये वाला E पे होगा। जंपिंग, ये जीरो है, यहां से यहां जंप करो तो ये प्लस E, मतलब ये वाला साइड प्लस E पे, ये वाला साइड जीरो पे। अब P और Q के बीच में चाहिए ना अपने को, और ये वाला साइड जीरो है, तो यहां से यहां जब जंप करोगे, ये हायर साइड में, ये लोअर साइड में, तो पॉजिटिव इधर आएगा, निगेटिव इधर आएगा, तो इधर से इधर जंप करोगे तो प्लस Q1/C1 हो गया इसका पोटेंशियल। पोटेंशियल ऑफ P प्लस Q1/C1 and पोटेंशियल ऑफ Q प्लस Q2/C3। Q1 और Q2 तुम निकाल चुके हो इसके C इक्विवेलेंट से, दोनों को डाल दो इसमें, दोनों को डाल दो, तो Vp माइनस VQ कितना हो जाएगा? कुछ भी डाल लो। Q1 अगर इधर से जा रहा है तो निगेटिव डाल दो, और क्या उसमें वैल्यू, Q1 की वैल्यू उधर से डाल लिया ना मैंने, तो निगेटिव वैल्यू डाल देना, उसमें क्या दिक्कत है। पोटेंशियल डिफरेंस माइनस V ले लेना इसके लिए, वही होगा, वही दिक्कत, मतलब रिजल्ट वही आएगा, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा। सो Vp माइनस VQ जो होगा वो Q1 डाल ही लेते हैं, तो Q1 कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इज माइनस V, तो माइनस E इंटू C1 बाई C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाई C1, और ये हो जाएगा माइनस E C3 बाई C3 प्लस C4 डिवाइडेड बाई C3। इन दोनों को इधर डाल देना, मिल जाएगा आंसर। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कहाँ का क्वेश्चन आ गया ये? कौन सा क्वेश्चन है ये? अच्छा, ठीक है, तो हो गया ये। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बताना है। सिंगल कैपेसिटर है, तो ट्रिक लगा सकते हैं यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, ये टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए। तो जहां पे बैटरी है उसको शॉर्ट कर दो। बैटरी कहाँ कहाँ पे है? एक यहाँ पे है, इसको शॉर्ट कर दो, और एक बैटरी यहाँ पे, इसको भी शॉर्ट कर दो। तो ये और ये शॉर्ट हो गया, तो ये भी शॉर्ट हो गया आर, ये सर्किट से बाहर हो गया। तो 2R और R, क्या ये तीनों पैरेलल में आ गए? तो कितना आ गया आर इक्विवेलेंट? R/2। तो R/2 इंटू C तुम्हारा ये हो जाएगा RC/2। ठीक है, ये 10 क्वेश्चंस हो गए। चलो आगे क्या करो, 11 to 15 करो पहले। टाइम का बेसिकली रिलेशन चाहिए, और बोला जा रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी सेंटर हो रहा है। अब यहाँ पे फोर्स का कोई काम नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी जब बोला जा रहा है तो उस पर नेट फोर्स 0 है। तो किसी इंस्टेंट पे देखो, ये थोड़ा सा इसमें एंटर कर चुका है, मान लो ये डिस्टेंस x है, तो C इक्विवेलेंट क्या ये C1 प्लस C2 हो जाएगा? ये और ये, इन दोनों का एडिशन। तो C1 की वैल्यू कितनी आएगी? C1 की वैल्यू
इसका एरिया के ए एप्सल नॉट बाई एक्स, नहीं एरिया बदलेगा, एरिया बदलेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा ना। एरिया जो होगा वो कुछ विड्थ इनटू एक्स होगा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस डी। इस प्लेट का अगर 3D फिगर देखो तो 3D में ऐसे रहेगा ना ये, और इसके अंदर जो है तुम्हारा ये जा रहा है यहां से ऐसे, इस टाइप से, इस टाइप से ऐसा कुछ एंटर हो रहा है इसमें। तो एरिया जो होगा तुम्हारा वो ये वाला फैक्टर होगा, ये वाला फैक्टर जो इसका इफेक्ट हो रहा है, तो वो वाला एरिया जो होगा कुछ विड्थ इनटू एक्स के बराबर होगा। सो C1 की वैल्यू ये होगी, और C2 की वैल्यू ए इंटू ये जो है क्या दिया भाई, ये क्यूब दे रखा है क्या, ये स्क्वायर प्लेट दे रखा है, क्या दे रखा है, मान लेते हैं स्क्वायर प्लेट ही है, तो स्क्वायर प्लेट है तो ए इंटू ए माइनस एक्स एप्सल नॉट बाई डी हो जाएगा ये। तो क्या ये एक्स के प्रोपोर्शनल आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो एक कांस्टेंट फैक्टर है और बाकी तो एक्स के ही प्रोपोर्शनल है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या ये कांस्टेंट आ जाएगा ओवरऑल, मतलब कैपेसिटेंस जो है टाइम के हिसाब से ये, एक मिनट डीसी बाई डी टी जो होगा, अपने को सी वर्सेस टी चाहिए ना, एक मिनट, अपने को सी वर्सेस टी चाहिए, यहां पे डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। यहां पे एक्स की वैल्यू जो है हम लोग वेलोसिटी इनटू टाइम रख सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम रख सकते हैं, तो c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इन दोनों में है, ये दोनों तो हट ही गए, तो दोनों में ही है। अब इन दोनों में जो डिफरेंशिएटर है वो ये है कि सबसे पहले k एंटर कर रहा है, उसके बाद पीछे से 2k एंटर कर रहा है, तो जब 2k एंटर करेगा तो इसका स्लोप जो है बढ़ेगा कि घटेगा, ये बढ़ेगा ना, ये वाला फैक्टर बढ़ेगा, मतलब ऑप्शन बी होगा। हाँ ये भी देख सकते थे, ये भी देख सकते थे, लेकिन हाँ यहाँ पे अपने को ये थोड़ा सा देखना पड़ता कि स्ट्रेट लाइन आ रहा है कि कोई कर्व आ रहा है, वो देखने के लिए तुमको एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो इस तरीके से सॉल्व होगा। सो ये क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, so both the capacitors shown in the figure are made of square plates of edge A. The separation between the plate are D1 and D2. D1 और D2 की वैल्यू दे रखी है डायग्राम में, एक 2D और एक D है, ये दे रखा है। बैटरी ऑफ V वोल्ट एंड रेजिस्टेंस इज प्रोजेक्टेड, रेजिस्टेंस R is projected between plates of the lower capacitor from its lower plate along the plate as shown. तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को एक नीचे के प्लेट में फेंका जा रहा है और पैरेलल टू द प्लेट के डायरेक्शन में फेंका जा रहा है। सो व्हाट्स मिनिमम स्पीड शुड द इलेक्ट्रॉन बी प्रोजेक्टेड इज गिवन बाय दिस फैक्टर so that they don't collide with any plate. Consider only the electric forces, then the value of n is. So ऐसे दो प्लेट्स हैं और यहां पे एक बैटरी है, वोल्टेज V का, ये रेजिस्टेंस R है और ये 2D है और ये D है, इलेक्ट्रॉन को यहां से फेंका जा रहा है। सो मिनिमम वेलोसिटी पूछी जा रही है ना अपने को, तो सबसे पहले इस सर्किट में क्या हम इस पे चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना चार्ज आएगा सैचुरेशन पे, सैचुरेशन पे कितना चार्ज आएगा वो निकाल सकते हैं। सैचुरेशन पे ये जो वोल्टेज है इन दोनों पे आ जाएगा,
तो दोनों पे आ जाएगा, तो Q की जो वैल्यू होगी वो C इक्विवेलेंट इंटू V हो जाएगी। तो C इक्विवेलेंट जो होगा पहले वाले का C1 इन दोनों के तुम्हारे रिजल्टेंट से आएगा, दैट इज C1 C2 बाई C1 प्लस C2। अब C1 की वैल्यू क्या है? C1 की वैल्यू होगी तुम्हारी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D, एज A के बराबर है A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई 2D, और C2 की वैल्यू A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई D। इन दोनों को डाल करके तुम Q की वैल्यू निकाल सकते हो। सो यही चार्ज दोनों प्लेट्स पे जाएगा क्योंकि दोनों सीरीज में है, तो इस पे भी चार्ज Q की वैल्यू तुमको मिल चुकी है। सो यहां पे प्लस Q और यहां पे माइनस Q, इस प्लस और माइनस Q की वजह से क्या तुम यहां पे फील्ड बता सकते हो कितना होगा? प्लस से माइनस की तरफ फील्ड आएगा जो कि आएगा Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। फील्ड आ गया तो इसका एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन इसका आ गया Q इंटू E बाई M। सो इसको इतनी वेलोसिटी चाहिए सच दैट ये यहां से यहां क्रॉस कर जाए इससे टकराए बिना। तो जितने टाइम में ये यहां से यहां जा रहा है उतने टाइम में ये यहां से ऊपर भी जा रहा है। प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन बन गया अब ये बताओ, प्रोजेक्टाइल अब सॉल्व कर सकते हो? इधर का टाइम निकाल करके इस वाले टाइम में डाल देना, मिनिमम वेलोसिटी आ जाएगी। मतलब यहां पे हॉरिजॉन्टल अलग सॉल्व करो और वर्टिकल अलग सॉल्व करो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि velocity is equal to displacement by time, that is v is equal to a by t, where a is the edge of the plate। और vertical direction में s is equal to ut plus half at square, मतलब d is equal to 0 plus half qe by m into t square। t की वैल्यू यहां से उठा के इसमें डाल दो और qe by m का वैल्यू इसमें से निकाल करके इसमें डाल देना, आंसर मिल जाएगा तुमको v का, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्मॉल एज ऑफ द ये है, हाँ, और ये एक्सेलरेशन है ए नॉट। ठीक है, कर लोगे ना कैलकुलेट? कर लेना। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए एक चीज ये भी ले लेना, ये वी नॉट ले लेना, क्योंकि वी जो है ये वोल्टेज की बैटरी दे रखी है तुम्हें। इसी के जैसा सवाल तुम्हारा 20 सेकेंड भी है, अच्छा नहीं 20 सेकेंड तुम्हारा टेस्ट पेपर में है। मेरे पेपर में ठीक है। एनीवे सो ये हो जाएगा तुम्हारा इससे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया ना? ये चार्जिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेस के ऊपर है ये क्वेश्चन नंबर 14, कर लोगे ना? जो फॉर्मूलेज थे वो फॉर्मूलेज यहाँ पे यूज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 सो अपने को निकालना है हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, यहां से करंट जो आ रहा है यहां पे यह है 2 एम्पियर, यहां से करंट आ रहा है 1 एम्पियर, ये 5 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, यहां से भी 2 एम्पियर आ रहा है और यहां से 1 एम्पियर आ रहा है, इसके आगे ये भी है।
उसका कोई मतलब नहीं है। अब देखो, अपने को यहाँ पे एनर्जी स्टोर निकालना है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, बेसिकली ये निकालना है ना। इसको P मान लो, इसको Q मान लो। तो 2 एम्पियर और 1 एम्पियर ये दोनों मिलकर के इसमें एंटर करेगा, मतलब यहां पे 3 एम्पियर गया, इसमें भी 3 एम्पियर गया, ये वाला करंट। यहां से 2 और यहां से 1, मतलब इसमें भी 3 एम्पियर। समझ में आया? 3 3 और यहां से भी 3। अब इसके आगे क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। अब इस पॉइंट से स्टार्ट हो और यहां से घूम करके इस पे आओ, तो वीपी से स्टार्ट हो रहे हैं, सो वीपी इधर से इधर जंप, सो ये प्लस से माइनस, मतलब -15, यहां से यहां जंप -6, यहां से यहां जंप +6 इज इक्वल टू वी क्यू। तो क्या वीपी माइनस वी क्यू 15 आ गया? बताओ, समझ में आया? इधर से इधर ऐसे जंप करते हुए आना है, तो वीपी माइनस वी क्यू 15 हो गया। तो इसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा? हाफ सी वी स्क्वायर, बस हाफ सी वी स्क्वायर कर दो यहां पे। सो हाफ इंटू 0.4 इंटू 15 स्क्वायर, सो ये 10 और ये 15 इंटू 15, तो 2 से 2 कटा, ये 2 5 और ये 3 45। क्या चेंज कर लो आंसर, इसका आंसर आएगा 45। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। चलो आगे सॉल्व करो। ये दोनों मिलके इधर निकल जाएगा ना, आगे है ना, ये तो सर्किट का बस एक पार्ट है, ये तो सर्किट का बस एक हिस्सा है ना। इधर भी कुछ सर्किट है, ऊपर भी है, नीचे भी और दाएं भी है, हर तरफ है, तो ये और ये आकर के इधर आगे निकल जाएगा। ठीक है, चलो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पता करना है। ईएमएफ दे रखा है 110 वोल्ट और कैपेसिटेंस रेशियो दे रखा है 2। सो C1 को C मान लो, C2 2C हो जाएगा, तो टोटल C इक्विवेलेंट आ जाएगा सर्किट का। टोटल C इक्विवेलेंट आ गया, मतलब टोटल चार्ज आ गया। अब टोटल चार्ज आने के बाद C1 वाले पॉइंट पे वो डिवाइड होगा 2 पार्ट्स में, बताओ C1 वाले पार्ट पे डिवाइड होगा, जो तुम्हारा ये है, ये E है, ये C है, 2C, C 2C, तो C इक्विवेलेंट कितना आता है इसका? ये हो गया तुम्हारा 2C/3, 2C/3 प्लस 2C, 2C/3 प्लस 2C, 8C/3, 8C/3 इंटू C, सो 8C/3 इंटू C बाई 8C/3 प्लस C, 8/11। तो टोटल चार्ज आ गया यहां से, यहां से आ गया टोटल चार्ज। अब यही चार्ज इस पॉइंट पे डिवाइड होगा Q1 में और Q2 में, तो Q1 की वैल्यू तुम्हारा शेयरिंग वो वाला पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा लोगे यहाँ पे, Q1 इज इक्वल टू इन दोनों का, दैट इज 2C/3 डिवाइडेड बाई 2C/3 प्लस 2C इंटू Q। तो यही चार्ज इसमें भी जाएगा, तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 2C इंटू Q, 2C Q1/2C, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बस यही करना था इसमें। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, ये हटाऊं मैं? यस सर।
क्वेश्चन नंबर 17। तो ऐसा सेटअप दे रखा है तुम्हें, इधर का 18 वोल्ट पे है और इधर 0 वोल्ट पे है। ये 6 माइक्रो फैरेड है, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, और ये है 3 माइक्रो फैरेड। ये पूरा वैल्यू दे रखा है तुम्हें, ठीक है। तो पूछा गया है कि व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। तो इस स्विच को क्लोज कर दिया गया। अब पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, यही पूछा जा रहा है ना। तो इसमें ये देखो, इस वाले पार्ट को सिर्फ देखो, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट में जो भी करंट फ्लो होगा इस वाले पार्ट में, यही करंट सीधा आगे निकल जाएगा। ये करंट ऊपर नहीं जाएगा, ये करंट ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर अगर वो गया तो दोनों प्लेट पे जमा होने लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है ना, करंट जो है कभी भी प्लेट पर जाकर के ऐसे जमा नहीं होता है। करंट जो है सीधा सीधा फ्लो होता है हमेशा। एक तरफ अगर वो जाकर के जमा होने लगा तो उसकी जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक होने लगेगी, वोल्टेज जो होगा वो ड्रॉप होने लगेगा, एक्यूमुलेशन होने लगेगा बेसिकली, दूसरे शब्दों में बोला जाए तो एक्यूमुलेशन हम लोग यहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं, एक्यूमुलेशन अपने सिलेबस में नहीं है। तो यहां से जो भी करंट जाएगा वो सीधे आगे निकल जाएगा, मतलब यहां पे करंट I1 होगा तो इसमें भी करंट I1 होगा। I1 की वैल्यू निकाल लोगे यहां से, तो वोल्टेज है 18 और ये दोनों सीरीज की तरह बिहेव करेंगे, मतलब 9 ओम हो गया, मतलब करंट की वैल्यू क्या है, ये 18/9 2 एम्पियर हो गया। तो 2 एम्पियर हो गया, तो ये वोल्टेज डिफरेंस पता चल गया, ये वोल्टेज डिफरेंस पता चल गया। तो यहां से यहां जंप कर लो, ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा। यहां पे कितना ड्रॉप आया 12, तो 18 के बाद यहां से यहां जंप करोगे तो 18 - 12 6, पहले पार्ट का आंसर 6 हो जाएगा। और दूसरे पार्ट में पूछा गया है कि कितना चार्ज फ्लो होगा B2A। अब चार्ज की पूछी जा रही है वैल्यू। चार्ज ऊपर से नीचे आ सकता है, चार्ज ऊपर से नीचे आ सकता है, आ करके वो जमीन में चला जाएगा, लेकिन करंट नीचे से ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि एक्यूमुलेशन अलाउड नहीं है। तो चार्ज निकालने के लिए ये 12 वोल्ट है और ये तुम्हारा कितना है 6 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट के हिसाब से यहां पे कितना आया चार्ज 12/6, सॉरी सीवी 12 × 6 72 माइक्रोकूलम, और ये -72 माइक्रोकूलम, और इस पे कितना आया 6 तिया 12 6 तिया 18, सॉरी, तो 18 माइक्रोकूलम -18, तो 72 में से 18 इधर गया, बाकी नीचे फ्लो कर गया, तो कितना नीचे फ्लो कर गया 54। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, बस हो गया। चार्ज नीचे जा सकता है क्योंकि चार्ज नीचे फ्लो करके वो जमीन में घुस जाएगा, जमीन एक्यूमुलेट कर क्वेश्चन समझ में आया। एक्यूमुलेशन कहीं पे भी अलाउड नहीं है, एक्यूमुलेट होना सिलेबस क्या है ही नहीं पोर्शन। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, अब ऐसा क्वेश्चन हमने करंट में किया था, याद करो, सिमिट्री का यूज हो रहा है यहाँ पे। ऊपर वाला जो चार्ज है 2 माइक्रोफैरेड का वो नीचे वाले से पास होगा, और 4 माइक्रोफैरेड में जो चार्ज होगा वो ऊपर वाले पे जाएगा, और 2 बार KVL लगाना होगा। 2 बार KVL लगाओगे तो तुम्हें वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये कि बताऊं। ऐसा क्वेश्चन हुआ है क्लास में, एकलव्य में भी हुआ है, एकलव्य में भी मैंने कराया था। करंट वाले में देखना, करंट वाले में बैटरी एक जोड़ रहा था मैं, बैटरी जोड़ने के बाद V/I की वैल्यू निकाली थी वहां पे। हाँ, यहां पे तुम बैटरी जोड़ दो और V/Q की वैल्यू निकालनी होगी तुम्हें।
ट्राई करना, नहीं होगा तो बताना मेरे को, वो टेस्ट जब डिस्कस होगा तब उसमें डिस्कस कर लेंगे। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में लैंग्वेज बहुत कोई कैच नहीं कर पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो डिस्चार्जिंग का क्वेश्चन है। दो प्लेट्स हैं और इसको एक वायर से जोड़ रखा है। बहुत लोगों ने अंदर अंदर जोड़ा होगा, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो ऐसे जोड़ना है, ऐसे नहीं। तो अब ऐसे जोड़ोगे तो आरसी डिस्चार्जिंग हो गई। तुम्हारा जो बोल रखा है क्वेश्चन में कि 4.4 माइक्रोसेकंड में 1/3 हो जा रहा है वैल्यू, तो Q की जगह पे Q/3 Q0/3 डाल देना, T की जगह पे 4.4 डाल देना, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। एक्सप्रेशन आता है ना, Q इज इक्वल टू Q0 e⁻t/RC। Q दे रखा है, T दे रखा है, C दे रखा है, तो R आ जाएगा। ln की वैल्यू दे ही रखी है तुम्हें, बताओ भाई हो जाएगा ना? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। 19 हो गया ये। आगे क्वेश्चन नंबर 20, कहां तक पहुंचे थे? 20 बताओ, 20 हुआ? 20 आसान क्वेश्चन है। 20, 21 और लास्ट के दो क्वेश्चन और 23 का जो डायग्राम है वो ये है, ये नोट कर लेना भाई सब कोई। ऐसे 3 प्लेट्स हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में तुम लोग वो पढ़ते थे, इंडक्शन इंड्यूस होने के बाद कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसी के ऊपर ये सवाल है। ठीक है, तो ये है, करके देख लेना। ठीक है, बाकी सवाल जो है इधर के बाकी सारे आसान है। ठीक है, तो इधर के सवाल कर लेना। टाइम अपना हो भी गया है, नहीं होगा तो डिस्कस करेंगे बाद में इसको। ठीक है, क्लास यहीं पे एंड करते हैं।